8 दिन का एक सफर था। 8 दिन के लिए धरती से अंतरिक्ष में जाना था और 8 दिन बाद लौट आना था। लेकिन अब 8 दिन की बजाय करीब 24 दिन हो गए, मतलब 16 दिन एक्स्ट्रा। और अब भी धरती पर लौटने की कोई तारीख फिक्स नहीं है। सुनीता विलियम और उनके एक साथी एस्ट्रोनॉट जो दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 जून को निकले थे, तो कायदे से 13 जून को वापस आना था। आज 29 जून है, 16 दिन और एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन दोनों अभी वापस नहीं आए। अब ये सवाल पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है कि इन दोनों की वापसी में देरी क्यों और ये वापसी कब तक होगी। तो ये पूरी कहानी, इस वापसी के बारे में और इस देरी के बारे में आपको समझना हो तो 2 बड़ी कंपनियां और उनके बीच की बिजनेस राइवलरी को भी समझना जरूरी है। बात 2000 की शुरुआत की बात की है। ये स्पेस प्रोग्राम बचपन में हम लोग देखा करते थे टीवी पे, स्टार वॉर और ये सारी चीज़ें आती थी। तो स्पेस वॉर, स्पेस प्रोग्राम, ये सब इंसानों ने इस दुनिया की बजाय आसमान और अंतरिक्ष में भी अपनी अपनी मतलब ताकत दिखाने का फैसला किया। दिखाओ, लेकिन खर्चा बहुत है, बहुत ही खर्चीला है यहाँ से वहाँ जाने में। तो जितने सुपर पावर और बाकी सुपर पावर बनने के चक्कर में जो देश थे, उन सब ने भी अंतरिक्ष में अंधाधुंध पैसा लगाया। अमेरिका ने भी खूब लगाया, क्योंकि उसे सुपर पावर दुनिया का दादा बनना था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को एहसास हुआ कि बड़ा खर्चीला है ये प्रोग्राम। तो 2005-06 के बाद उन्होंने ये तय किया कि अंतरिक्ष के अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट को रोका जाए, और उसमें स्पेस शटल भी एक था कि स्पेस शटल को भेजने में बड़ा खर्चा आता है। लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो बना रखा था $160 बिलियन खर्च करके, तो क्या करें। तो ये हुआ कि ठीक है, कुछ भेजते हैं और बाकी देशों से, जैसे रशिया से स्पेशली, तो उनसे रॉकेट और बाकी चीज़ें लेते हैं, वो पहुंचा दिया करेंगे, खर्चा कम होगा, उनको फीस दे देंगे। ये चलता रहा, ये सोचना शुरू किया उन्होंने। फिर ये था कि वो अपने स्पेस शटल का प्रोग्राम बंद करेंगे। लेकिन फिर तभी अमेरिका को ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी जेब से खर्च करने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनियों को आगे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया तुम आओ, तुम स्पेस शटल और ये सारी चीज़ें बनाओ और ले जाओ, हम तुम्हें मदद करेंगे, हम तुम्हें फंड देंगे। अब ये बात नासा के थ्रू एक तरह से सामने आ रही थी कि अब इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो इस फील्ड के महारथी हैं उनको आगे आना है। एक महारथी थी बोइंग। बोइंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लेन बनाते, जो एविएशन में मतलब शहंशाह है। तो बोइंग कंपनी, हालांकि इस दुनिया में तो प्लेन उड़ाने का तजुर्बा, लेकिन स्पेस में स्पेस शटल भेजने का और इसका कोई तजुर्बा नहीं, क्योंकि ये तो सब जो नासा जैसे लोग या फिर अपने इसरो जैसे लोगों का काम है। लेकिन बोइंग ने कहा कि चलो इसमें मुनाफा है, देखते हैं, फंड मिलेगा। उधर एक शख्स और था जिसका बचपन का एक ड्रीम था, उसके हमेशा सपने ही अजीब अजीब होते थे। उस शख्स का नाम था एलन मस्क। साउथ अफ्रीकन फादर, साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया में जन्म हुआ, माँ कैनेडियन। और उसके बाद वो बड़ा होता है, लेकिन बहुत इससे पहले कि बालिग हो, साउथ अफ्रीका छोड़ देता है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे मैंडेटरी था कि आप कुछ वक्त के लिए मिलिट्री में सेवा देंगे, और रंग भेद नस्ल साउथ अफ्रीका में बहुत था। एलन मस्क को ये पसंद नहीं। उसने साउथ अफ्रीका छोड़ा और वो अमेरिका पहुंचा। वहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पढ़ने लिखने में तेज, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब में दिलचस्पी। और धीरे धीरे उसको स्पेस और टेक्नोलॉजी और जो नई चीज़ें आ रही थी उनमें बड़ी गहरी दिलचस्पी। उसे रफ्तार का भी बहुत शौक था कि दुनिया में जो भी ट्रेन, प्लेन ये सब चल रहे हैं, इनकी रफ्तार और कैसे बढ़ाएं, और कैसे इंसानों का बोझ कम करें काम करने का, मशीनें ज़्यादा काम करें। तो ये सारी चीज़ें थी। एलन मस्क धीरे धीरे, पहले उसने कुछ रॉकेट के ऊपर काम किया क्योंकि स्टूडेंट बहुत तेज़ था। फिर वक्त बीता, बहुत सारी चीज़ों में उसने बिजनेस में हाथ आजमाया। फिर उसका एक ड्रीम टेस्ला कार आई। वो टेस्ला जो इलेक्ट्रिक से चले, उस वक्त तक तो डीजल, पेट्रोल, गैस यही सब चीज़ों से चलती थी। लेकिन उसने कहा नहीं, एक इलेक्ट्रिक कार शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे उसने कहा नहीं, एक ऐसी कार शुरू करेंगे जिसमें कोई ड्राइवर ना हो, ड्राइवरलेस। और वो हकीकत हुआ। आज टेस्ला कार अमेरिका में बिकने वाली सबसे ज़्यादा कार है।
और इत्तेफाक से भी जब मैं अमेरिका गया तो मुझे टेस्ला में ख़ास तौर पर बैठने की दिलचस्पी थी, ये देखना कि एक टेस्ला कार अपने आप कैसे चलती है, वो भी तेज़ रफ्तार। तो हालांकि मैं जिस कैब में बैठा हूँ उसमें वो ड्राइवरलेस नहीं, ड्राइवर थे, और पर मेरी दिलचस्पी थी। मैंने कहा कि आप इसको ऑटो पायलट पे चला कर दिखाइए, और उन्होंने दिखाया। 65 माइल्स की रफ्तार से लगभग 100 किलोमीटर हो गया प्रति घंटा, उससे ज़्यादा वो गाड़ी चली बाद में। और मैं उस गाड़ी में था और मैंने देखा और उसके फीचर्स देखे, ऑटो पायलट पे चलते हुए, बिना ड्राइवर के, बिना हाथ लगाए हुए, स्टीयरिंग कैसे घूम रहा है, कैसे गाड़ी भाग रही है, कैसे लेन बदल रही है, वो सारी चीज़ें, कैसे स्पीड मेंटेन कर रही है। अब वहाँ पे स्पीड ब्रेकर और बाकी तो थी नहीं, तो इसलिए मसला कुछ हुआ नहीं। लेकिन शानदार आविष्कार, कोई शक नहीं टेस्ला का। पता नहीं भारत में कब आएगा, कितना कामयाब हो। तो खैर वो टेस्ला भी बना। अब धीरे धीरे दिलचस्पी टेस्ला के बाद, जो पहले ट्विटर था आपको पता है, जो अब एक्स हो गया है, वो भी एलन मस्क ने ख़रीदा। लेकिन उसकी दिलचस्पी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है। फिर ये हुआ कि उधर पता चला नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष प्रोग्राम में प्राइवेट पार्टियों को बढ़ावा दे रही है। तो एलन मस्क के दिमाग में ये बात आई कि जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये सब एस्ट्रोनॉट और इतने सारे लोग जो बस ख़ास चुनिंदा लोग होते, यही क्यों जाए? इस धरती के वो इंसान क्यों ना जाए जिनकी जाने की हैसियत है? बहुत सारे लोग दुनिया घूमते हैं, वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, पैसों की कमी नहीं। तो ऐसे अमीर लोग भी तो स्पेस का सफ़र तय कर सकते हैं, वहाँ घूम फिर सकते हैं। एलन मस्क के दिमाग में ये बात आई और उसने उसी वक्त से इस पे काम करना शुरू किया। उधर फिर नासा ने भी कांटेक्ट किया। अब एक तरफ बोइंग है, एक तरफ एलन मस्क की वो कंपनी स्पेस एक्स, जो नाम रखा, एक्स ट्विटर का भी नाम है, वो स्पेस एक्स, और उस पर काम करना शुरू किया। 2010 में पहली बार एलन मस्क ने अपने जो स्पेस एक्स और उसका नाम रखा जो ले जाने का, ड्रैगन, तो उस ड्रैगन का टेस्ट किया 22 मई 2000, बल्कि 2010 को 8 दिसंबर 2010 को पहली बार इसका टेस्ट किया। ये टेस्ट इसलिए मायने रखता था क्योंकि एलन मस्क ने कहा कि वो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाएगा जो मुसाफिरों को, टूरिस्ट को लेकर जाएगी। सपना देखिए आप, और ऐसे लोगों की कमी तो है नहीं। समंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक के मलबा देखने वाले भी लोग हैं, तो आसमान में जाने के शौकीन भी लोग हैं। तो पहली बार 8 दिसंबर 2010 को ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डिज़ाइन किया, उसका टेस्ट हुआ। इसके बाद दूसरी बार 22 मई 2012 को फिर से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का टेस्ट किया गया। और ये टेस्ट ऐसे नहीं हुआ, असल में इसमें कोई थे नहीं इंसान। इसको भेजा गया उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जिसकी कहानी कल मैंने आपको सुनाई थी, जो 5 देशों ने मिलकर बनाई, खर्चा दिया, अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और चीन। तो अब ये जो एलन मस्क का स्पेस क्राफ्ट था, ये उसी स्पेस स्टेशन पर जाता है इंटरनेशनल, और ये कार्गो के तौर पे काम करता है। टेस्ट भी हो रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं। उन्होंने नासा से पूछा, भैया कुछ भेजना है, क्योंकि वहाँ स्पेस स्टेशन में हर वक्त कोई ना कोई एस्ट्रोनॉट रहता है रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ सामान भेजना है। तो एक कोरियर के तौर पर, एक कार्गो के तौर पर इस क्राफ्ट का इस्तेमाल किया और सामान भेजना शुरू किया। तो पहली बार में 2 बार इस तरीके से कार्गो का काम किया गया। और फिर आखिर में 30 मई 2020 बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट दिन था, और ये वही साल था जब मस्क के लिए 2 खुशखबरी आई थी। एक, ट्विटर ख़रीद लिया था, ट्विटर से उनका झगड़ा था, उन्होंने कहा लाओ ट्विटर को अब मैं सिखाता हूँ, ट्विटर ख़रीद कर फिर एक्स कर दिया। उन पर इल्ज़ाम भी लगा था, बहुत सारे आधे कर्मचारियों को निकाल दिया। एक ये भी था, डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, उन पर एक वो जो वॉशिंगटन में कैपिटल पर हमला कराने का हमला था, तो ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। मस्क ने ख़रीदते ही ट्विटर पर इसको, ट्रंप को वापस ले आए। तो 30 मई 2020 को पहली बार एलन मस्क का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और 2 मुसाफिरों को लेकर। और ये दोनों मुसाफिर जो थे, सैलानी, ये असल में नासा के एक्स एस्ट्रोनॉट ही थे। तो वहाँ ले गया और फिर वापस सकुशल इनको लैंड करके उतारा गया अटलांटिक महासागर में। और ये एक बड़ी कामयाबी थी।
इसके बाद तो फिर एलन मस्क की जो कंपनी है, अब तक 42 बार लॉन्च हो चुका है ड्रैगन, और 38 बार ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुका है। 38 टाइम्स एलन मस्क की ये कंपनी ड्रैगन तमाम कई बार नासा वासा के लिए सामान भी लेकर जाते हैं जो भी ज़रूरत होता है, और फिर लेकर आते हैं। और जो टूरिस्ट हैं उनको जाने का शौक है उनको भी ले जाते हैं, पर उनका फ़ीस बड़ा महंगा है, $55 मिलियन एक आदमी। और ड्रैगन के स्पेसक्राफ्ट में 7 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम। तो $55 मिलियन इंडियन करेंसी में करीब कितना कहेंगे आप, 4.5 अरब या नहीं ज़्यादा हो गए, काउंटिंग पता नहीं। $55 मिलियन देख लीजिए, आजकल 84 रुपीज़ पर डॉलर है। तो अब तक 38 बार जा चुका है, और ये हमेशा तैयार रहता है जाने के लिए और आने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल प्राइवेट और पहला एक सैलानियों को ले जाने वाला खुला। तो ये तो हो गई एलन मस्क के इस ड्रैगन स्पेसएक्स की कहानी, जिसने स्पेस तक अपनी पहुंच बना ली। अब आइए बोइंग की तरफ। बोइंग के साथ नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया, और जैसा मैंने बताया कि अब नासा को लगता था बहुत खर्चीला मिशन है स्पेस शटल, और ये वो, तो प्राइवेट कंपनियों को हम थोड़ा बढ़ाते हैं आगे और उनसे कहते हैं आप आओ, आप इसमें काम करो। तो अब बोइंग को बड़ा तजुर्बा था एविएशन का, बड़े बड़े बोइंग बना रखे हैं उन्होंने, अभी 800 सीरीज भी है। तो बोइंग दुनिया की जाने मानी कंपनी है एविएशन इंडस्ट्री में, 2 ही में तो कंपटीशन है, एक बोइंग में है, दूसरी एयरबस है। तो बोइंग को भी लगा कि चलो, क्योंकि इधर एलन मस्क शुरू कर चुके थे अपना काम, और ये कहीं ना कहीं इसका कुछ पार्ट तो एविएशन से ही जुड़ता है। तो बोइंग नासा के साथ मिलकर इस पे काम करती है, और नासा इसको अच्छे खासे पैसे देती है। इधर एलन मस्क की कंपनी भी थी कि चलो नासा के साथ करें, बट एलन मस्क के बहुत सारी चीज़ें थी, उनका अपना अड़ियल रवैया और भी चीज़ें, तो नासा ने ज़्यादा ट्रस्ट किया बोइंग पर एलन मस्क के मुकाबले। अब बोइंग को भी काफ़ी पैसे मिले। अब बोइंग के लिए कि कैप्सूल बनाओ जिसमें बैठ कर जाएगा, और फिर रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, स्पेस शटल तक भेजा जाएगा स्पेस शटल को। बोइंग ने 2012 से इस पे काम पे लग गया, जब डील हुई नासा से, अच्छा खासा पैसा मिला। बोइंग एक कंपनी है भैया, वो बिजनेस करते हैं, तो उन्हें ये पता था कि मुनाफे में ही करेंगे, घाटे में तो करेंगे नहीं। अब पैसा एक मुश्त मिलना नहीं था, पहले आप काम करके दिखाओ, धीरे धीरे काम होता, फिर नासा के एक्सपर्ट्स उस पर हरी झंडी दिखाते, फिर वो बात आगे बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे चलता रहा। अब आखिरकार बोइंग नासा के साथ मिलकर पहली बार एक स्पेस शटल को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने की तैयारी मुकम्मल कर चुका। अब ये बोइंग की हिस्ट्री और बोइंग के बिजनेस, बोइंग के उस नाम, उसके रसूख, उसकी इज्जत, सब कुछ इसके साथ जुड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि नासा से बाहर निकलकर किसी प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उसने बनाया, और अब उसकी उड़ान होनी है। तो असल में ये जो 5 जून को सुनीता विलियम्स और उनके साथ उनका एक एस्ट्रोनॉट साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया, जो रिपोर्ट है स्पेस एजेंसी की वो ये है कि वहाँ ऐसा कोई बहुत तीसमार खां रिसर्च नहीं करना था, बल्कि इन दोनों को इसलिए भेजा गया, एक तो दोनों बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इनको तजुर्बा था स्पेस में रहने का, जाने का। सुनीता विलियम्स का 3री बार था ये, 300 डेज से ज़्यादा वो रह चुकी है। तो सिर्फ मकसद ये था कि बोइंग के इस स्पेस शटल को चेक करना था कि वाकई ये इंसान को लेकर सही जाता और सही लेकर आता है कि नहीं आता। रिसर्च तो वैसी, इसीलिए 8 दिन का इसमें रखा गया था, और ऑलरेडी 5 एस्ट्रोनॉट वहाँ मौजूद थे, अलग अलग काम में लोग भेजते रहते हैं देश के। तो कायदे से यही था कि बोइंग के बनाए हुए इस प्रोजेक्ट की कामयाबी और नाकामी को चेक करना था, और इसके लिए इन 2 एस्ट्रोनॉट को चुना गया और इनको भेजा गया। अब आप सोचिए कि बोइंग की पूरी साख इस मिशन की कामयाबी पर है, किसी भी बिजनेस के हिसाब से सोचना शुरू किया। अब होता क्या है? अब हुआ ये कि भाई एक तो लंबा वक्त ले लिया बोइंग ने, क्योंकि इसे मालूम है कि पहली बार में नाकाम तो होना नहीं है। अब इसके बाद सब कुछ शुरू हुआ, तमाम चीज़ें बार बार चेक की गई, तमाम एक्सपर्ट ने चेक किया, फिर ये हुआ कि अब इसको भेजेंगे। लेकिन इत्तेफाक से इसको पहले मई में ही जाना था इस साल। जब मई में इसकी तारीख फिक्स हुई कि इसको लॉन्च करेंगे, कोई टेक्निकल ख़राबी आ गई, फिर दूसरी तारीख आई, उस पर भी टेक्निकल ख़राबी आ गई, फिर तीसरी तारीख आई,
उसमें भी टेक्निकल खराबी आ गई। कहते हैं कि 5 बार ये चीज़ें जो है वो टलती गई और आखिरकार फिर 5 जून की तारीख तय की गई। पहले इससे पहले 1 जून की भी तारीख थी, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गया। अब 5 जून को जब ये इसको लॉन्च करना था, तब भी कहते हैं कि उसमें जब लॉन्च किया जा रहा था तो ये क्लियर हो गया था, एक आवाज़ आ रही थी गड़बड़, और वो आवाज़ को जब चेक किया गया तो पता चला कि हीलियम गैस लीक कर रही है। तो ये वाकई इसको रोकना चाहिए, लेकिन अब इतनी बार, 4-5 बार तो वैसे ही आप रोक चुके हैं। इधर सारी दुनिया की निगाहें हैं बोइंग के इस मिशन पर, क्योंकि बोइंग भी इससे अब कहीं ऊपर निकल जाएगा। लेकिन उन लोगों को, एक्सपर्ट्स को लगा कि ये हीलियम एक लीकेज से कोई मतलब नहीं है, ये आराम से जा सकता है और आराम से 8 दिन के बाद लौट सकता है। तो उन्होंने इस लीकेज की अनदेखी कर दी और उसके बाद ये 5 जून की सुबह उड़ गया और ये ऊपर पहुंचता है। लेकिन फिर तब उधर से ब्रुक्स, जो दूसरे विलियम के साथ थे, सुनीता के साथ, वो बताते हैं कि आते आते यहाँ एक नहीं, अब 5 जगह से हीलियम लीक कर रहा है। अब ये हुआ कि क्या करें। अच्छा, उधर ऊपर वो लोग हैं अंतरिक्ष में, इधर ह्यूस्टन में बैठे हुए ये जो बोइंग और नासा के एक्सपर्ट्स, वो कांटेक्ट में हैं, वो बात कर रहे हैं। बातचीत से कि ज़मीन से ही गाइड करके उस तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन अब उसमें 13 जून को वापसी थी, 5 जून को गए थे, आज 29 हो गया, 16 दिन हो गए, अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है। अब इसमें पहले गड़बड़ियाँ क्या थी वो आप जान लीजिए। जब ये एयरक्राफ्ट 5 जून को लॉन्च किया गया, तब इसके कंप्यूटर में जो खराबी आई, उसके बाद उसको पहले ठीक किया गया। ये छोटी सी थी, लेकिन फिर पता चला कि इसमें से हीलियम जो है वो लीक कर रहा है। अब जब ये हीलियम लीक करने की खबर आई तो ये हुआ कि इससे इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगी, इसको ऊपर ले जाओ। फिर उसके बाद अब इसके एक थस्टर में, थस्टर वो चीज़ होती है जो आपके स्पेस शटल को ऊपर ले जाती है, जो आपने उस वक्त भी देखा होगा चंद्रयान मिशन के दौरान में। तो पता चला कि जो थस्टर इसमें 14-15 थे, तो उनमें से 4 थस्टर ने भी काम करना बंद कर दिया, जो आपको ऊंचाई पर धक्का मारकर और वो सारी चीज़ें ले जाता है। और वो फिर आपके स्पीड को बदलने में, बाकी चीज़ों में, एक रॉकेट जो है वो सारी चीज़ें मदद करता है, दबाव को झेलता है। तो उसमें भी खराबी आई, कहा गया कोई बात नहीं है। अब ये सारी चीज़ें वो खराबी थी जो अगर कायदे से अकेले नासा इस मिशन को हैंडल करता तो शायद कभी 5 जून को लॉन्च ही नहीं करता। लेकिन यहाँ एक ऐसी कंपनी इन्वॉल्व है जिसे पता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, वैसे ही इतना डिले हो चुका है, 12 साल हो चुके हैं, और अब जब मिशन नज़दीक है और इसकी कामयाबी जाने और आने में उसकी सारी बिजनेस के मॉड्यूल सब बदल देगी। उसको ये है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चलो निकाल लो, हो जाएगा। अब ये इन्होंने भेज दिया वहाँ पर। अब जब भेजा तो उसके बाद पता चला कि नहीं, ये जो गलतियाँ हैं ये छोटी मोटी नहीं है। अगर हम इसको इसी को वापस भेजते हैं तो ज़रूरी है कि ये नहीं है ज़रूरी कि ये सेफ लैंड करे। हो सकता है ये धरती के वायुमंडल में मिलने के बाद इसमें आग लगे, इतनी ये ज़्यादा ज्वलनशील और ये हो जाए, और फिर उसके बाद जल जाए, तो फिर हादसा होगा। तो हादसा होगा तो फिर इसको कैसे नहीं चलाया जाए। हालांकि इसमें एक और भी चीज़ है कि कहते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है, अगर ये लैंड करता है तो भी इसका कभी पता नहीं चल पाएगा, इसलिए कि जब लैंड करेगा तो उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो वैसे ही जलकर अलग हो जाते हैं, तो उन्हीं में सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड भी होती हैं, तो वो भी पता नहीं चलेगा। तो अब क्या किया जाए, तो अब उसमें यह है कि थोड़ा पहले वेट किया जाए। अगर ठीक कर लेते हैं तो वेट करने के लिए इनके पास टाइम, एक 2 जुलाई की इन्होंने टाइम दी है कि 2 जुलाई तक अगर सब ठीक हो गया तो हम सुनीता विलियम और उनके साथी को बुला लेंगे। हालांकि वहाँ 5 लोग और हैं, राशन पानी का खर्चा नहीं है, कई महीने तक वो लोग वहाँ रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सिर्फ दिक्कत ये है, वो ये है कि इस स्टार लाइनर बोइंग का जो है, इसको 45 दिनों तक वहाँ डॉक पर रखा जा सकता है, मतलब स्पेस स्टेशन पर, और जिससे वो टच किया हुआ है। 45 दिन के बाद फिर इमरजेंसी में कुछ और दिन तो खींचा जा सकता है, लेकिन फिर वापसी में ईंधन की कमी हो जाएगी। तो 45 डेज मैक्सिमम है। 5 जून से अगर आप जोड़ लें तो फिर 5 जुलाई, और 5 जुलाई के बाद आप 15 दिन और जोड़ लें तो करीब 20 जुलाई तक कोई इशू नहीं है। ये नासा का कहना है, बोइंग का कहना है।
लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ मान लीजिए और 20 जुलाई से पहले पहले लौटना है तो फिर क्या सीन है। तो यहीं से खेल शुरू होता है दो बिजनेस कंपनी की राइवलरी की। उसमें यह कि बड़ा आसान है सुनीता विलियम और उनको वक्त से पहले ले आना, चाहें तो कल ला सकते हैं। उसके लिए सीधे आप एलन मस्क के ड्रैगन को भेजकर, जो स्पेस एक्स का है, आप उन दोनों को ला सकते हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ पे एक, अभी तो पहले ये है कि बातचीत बनेगी कि नहीं, उससे पहले एक और सुनिए। वो जो डॉकपोर्ट है जहाँ पर स्पेस स्टेशन पर जाकर ये स्पेस शटल चिपकता है, जैसे कल मैंने बताया था रेलवे के दो डब्बों के बीच में चुंबक की तरह, तो उसमें 5 या 7 ऐसे स्पेस शटल हैं जो एक साथ रह सकते हैं। उसमें पोर्ट खाली नहीं है डॉकपोर्ट का, मतलब जितने भी हो सकते थे 5 शटल आके वहाँ पे स्टेशन पर रुके। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म पे 5 ट्रेन ही एक वक्त में आ सकती है, तो इस वक्त स्पेस स्टेशन पर 5 ट्रेनें आई नहीं, तो प्लेटफॉर्म कौन सी खाली है। तो अब अगर यहाँ से एलन मस्क के इस स्पेस शटल को भेजते भी हैं ड्रैगन को, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे रुकेगा, क्योंकि तो सब बिजी हैं। तब उसमें यह है कि उसी स्टार लाइनर को किसी जरिए से, रोबोटिक और बाकी तरीकों से, उस स्पेस स्टेशन से आपको अनडॉक किया जाए, मतलब हटाया जाए, उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए और उसकी जगह पर एलन मस्क के इस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए, यानी स्पेस शटल को स्पेस स्टेशन से मिलाया जाए, फिर जिसमें बैठकर सुनीता विलियम और उनके साथी धरती पर आ सकें। तो पहली चीज़ ये कि डॉक पे कोई पोर्ट खाली नहीं है, जगह खाली नहीं, जहाँ नया कोई जाएगा उन दोनों को अगर इमरजेंसी में लेने के लिए, तो फिर स्टार लाइनर को हटाना पड़ेगा। स्टार लाइनर को हटाने का मतलब बोइंग की साख, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर एलन मस्क से आप मदद लेकर एलन मस्क के ड्रैगन को, उनके स्पेस शटल को आप भेजते हैं सुनीता विलियम और उसको लाने के लिए, तो फिर ये साफ मैसेज जाएगा कि नासा ने जिन 2 कंपनियों को कहा कि आप लोग ये कीजिए, और एलन मस्क जिसने तो सारे चीज़ें, सारे कानून नियम अलग करके उसने कहा स्पेस सिर्फ खास लोगों की बपौती क्यों, आम लोग भी जाएं, घूमें एक टूरिस्ट की तरह। तो ये होगा कि बोइंग जैसी कंपनी का मिशन फेल, और एलन मस्क वो देखो कितना कामयाब कि 2 लोग जो नासा और बोइंग की आपसी समझौते से वहाँ पे भेजे गए हैं, सुनीता विलियम और उनके साथी को, उनको लाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हम भेज रहे हैं। मतलब जो सरकारी कंपनी एक तरह से मान लीजिए आप, नासा और बोइंग, और उसकी जगह एक प्राइवेट कंपनी कौन, एलन मस्क। तो उसका ड्रैगन जाएगा लेने के लिए स्पेस स्टेशन पर इन दोनों को। इंसान की जान कीमती है, हो सकता है ये फैसला हो भी जाए, एलन मस्क के ड्रैगन की मदद ली जाए और वो लेकर आ भी जाए, क्योंकि वो लगातार आना जाना लगा हुआ है। लेकिन अब तय करना है नासा को, और नासा को तय करने में दुश्वारी यही आ रही है कि वो बोइंग से पंगा कैसे ले, क्योंकि अगर बोइंग की जगह पर यह इसको ठीक नहीं किया गया और एलन मस्क, उनका स्पेस एक्स, उसका ड्रैगन स्पेस में जाता है सुनीता विलियम और उनके साथी को वापस लाने के लिए, तो ये एक दाग, एक धब्बा होगा बोइंग पर और बोइंग के इस पहले ही मिशन पर। तो यहाँ पर बिजनेस राइवलरी आ गई है, क्योंकि पूरी साख मिट जाएगी और उधर एलन मस्क वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब देखना ये है कि इन 2 बिजनेस टाइकून के बीच की लड़ाई, और उधर स्पेस में फंसी सुनीता विलियम और उनके साथी, हालांकि फंसी शब्द गलत है क्योंकि दोनों सेफ हैं और उनको आसानी से लाया जा सकता है, लेकिन उस लाने का फैसला कब होता है और लाने का ज़रिया क्या बनता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए आने वाले वक्त में। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मेघा उर्फ गप्पू, इनका बर्थडे है, तो अभी बर्थडे मेघा, एंड ऑल द बेस्ट नीट के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि नीट को लेकर तो आजकल हालात ही कुछ और हैं। और इसके अलावा आर्यन अहीर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आर्यन। और ये भेजा है धरनत अहीर ने, उनके बेटे हैं आर्यन। साथ ही हुदा पटेल का भी ये जन्मदिन, बल्कि इनका कल है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि कल कहानी होती नहीं है, तो हैप्पी बर्थडे हुदा एडवांस में। और ये भेजा है तलहा पटेल ने कनाडा से। साथ ही कादर खलक साहब, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आपको भी और आपकी वाइफ को भी, एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार मोहब्बत के लिए। कादर खलक साहब ये गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन अब करीब पिछले 20-25 सालों से अमेरिका में हैं, लॉस एंजलिस में हैं।
और मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ कि मैं LA में, लॉस एंजलिस में जहाँ ठहरा हुआ था, और ये जहाँ रहते हैं वहाँ से करीब 2 घंटे का मतलब कि ड्राइव थी, और ये 2 घंटा ड्राइव करके सिर्फ मिलने के लिए आया। और उससे पहले इन्होंने लगातार 3-4 दिन तक कहा, मुझे ये भी था कि इतनी दूरी से आप क्यों आएंगे, लेकिन माने नहीं, और 2 घंटे ड्राइव करने के बाद ये मिलने के लिए आए। इनकी मोहब्बत देखकर मैं क्या बोलूँ, यही चीज़ें जो हैं वो ताकत देती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए कादर खलक भाई, और जब भी आप इंडिया आएंगे आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और आज आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक आपकी इस शादी की सालगिरह की। आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहे। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा आज सुमित कुमार पांडे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। अकील अहमद सलमानी, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। साथ ही फैसल चौधरी, थैंक यू सो मच। राहुल देव कालीकर, थैंक यू सो मच। सुनील चरण, थैंक यू सो मच आपका भी। सलमान प्रप्तानी, थैंक यू सो मच आपका भी। चंदन कुमार, थैंक यू सो मच। इसके अलावा चिराग लथिया, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।